है ना। आज की इस क्लास में हम पढ़ाई करेंगे विद्युत सेल क्या है उसके बारे में। और विद्युत सेल क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो हम अब देखते हैं कि एक मिनट रुकें, एक मिनट, हम क्लास में जा रहे हैं। जी हाँ, विद्युत सेल क्या है और यह कितने प्रकार का होता है और इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो विद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और विद्युत सेल जो है वो उसके जो केमिकल रिएक्शंस होगा उसमें उस सेल के अंदर में तो वो करंट पैदा कर सकता है। अगर हम साधारण भाषा में अगर हम उस बात को समझें तो कि कोई भी विद्युत सेल के अंदर में कोई केमिकल रिएक्शन होगा जो कि करंट को पैदा कर सकता है, तो वो क्या है, विद्युत सेल कहलाएगा। और इसलिए जो सेल होते हैं रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, उन विद्युत सेलों को विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं विद्युत सेल क्या है और इसके प्रकार। हम यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। इसमें देखिए प्राथमिक सेल क्या होते हैं, ये ऐसे सेल होते हैं जो एक ही बार ही यूज़ किए जाते हैं, जिसे जैसे घड़ी या रिमोट में आप देखे होंगे कि जो सेल होते हैं, आप लोगों इससे अच्छी तरह से परिचित है कि प्राथमिक सेल जो होते हैं हम इन्हें पुनः रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर नोट्स में, कि जो प्राथमिक सेल का रासायनिक पदार्थ की रासायनिक क्रिया ऊर्जा का पूरा उपयोग कर लेने पर वह खत्म हो जाता है, तो विद्युत धारा बनना बंद हो जाती है। और यदि हम चाहते हैं कि प्राथमिक सेल फिर से काम करे करना स्टार्ट कर दे, तो हम उस सेल में नया रासायनिक पदार्थ हमें डालना पड़ेगा, तो या हम उसे आवेशित नहीं कर सकते हैं। कुल मैंने इसमें हम इस बात को समझते हैं कि वह सेल जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, है ना, वो कौन सा सेल कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। प्राथमिक सेल के उदाहरण है डेनियल सेल, वोल्टी सेल, लेक्लांशी सेल, ये जो होते हैं प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। तो इसमें हमें सबसे मुख्य बात याद रखना है कि प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए एक उदाहरण हम देख रहे हैं, शुष्क सेल का उदाहरण। प्राथमिक सेल एक शुष्क सेल है और ये एक विद्युत रासायनिक सेल भी है जो कम बिजली से चलने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों, जो भी छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो सेल होते हैं बहुत ही मैंने कम उसमें हमको कम कीमत पर हमें उपलब्ध होते हैं। इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य उपयोग में लाया जाता है वो लेई जैसा, मतलब एकदम जैसे हल्का सा गीलापन जैसे रहेगा, है ना, कम नमी वाला होता है। इससे इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसे हम कहते हैं शुष्क सेल या ड्राई सेल। और प्राथमिक सेल में शुष्क सेल एक इसका उदाहरण जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और उसको आपको इसका जो विस्तृत डायग्राम जो है उसको भी समझना है। और कि इसमें इसका विस्तृत डायग्राम हम देखेंगे। देखिए प्राथमिक सेल या शुष्क सेल जो हम कहते हैं, इन बैटरीज को आप अपने आसपास के दैनिक जीवन में देखते हैं, है ना। तो ये सब शुष्क सेल है, और हम शुष्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी गीला पदार्थ हम या द्रव उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये देखिए इसका ये संरचना जो है, इसमें हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शुष्क सेल जो है इसमें शुष्क सेल जो बना हुआ होता है, बैटरी जो है, हम साधारण भाषा में जब उसको बैटरी इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हैं, सेल भी इंग्लिश वर्ड है, लेकिन कॉमनली बैटरी बोलेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो शुष्क सेल का रेखा चित्र देखिए, इसमें एक नंबर में देखिए ऊपर के यहाँ पर देखिए, ऊपर में यहाँ पीतल की टोपी लिखा हुआ है। देखिए ऊपर में जो एक गोल सा रहता है, देखे होंगे बैटरी में, वो क्या है, पीतल की टोपी है। उसके बाद दो नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, दो नंबर में प्लास्टिक की सील होती है। और उसके बाद उसको बीच से अगर फाड़ा जाए तब देखते हैं कि तीन नंबर में यहाँ वृद्धि के लिए स्थान, यहाँ पर मैंने उसमें जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको अ, उसमें जो पदार्थ है उनके जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उनके आयंस के इलेक्ट्रॉन्स के गमन करने के लिए जो स्थान है, मतलब थोड़ा बढ़ने के लिए, या हम कहें तो एक गैप के समान वहाँ एक स्थान होता है, तीन नंबर जो लिखा हुआ है।
चौथे नंबर में देखिए वहां पर सचिद्र कार्डबोर्ड लगा है, वहां पर लिखा हुआ है एक सचिद्र माने एकदम छिद्र, बारीक बारीक छिद्र वाले एक कार्डबोर्ड के समान एक लेयर होता है। उसके बाद हम पांचवें नंबर में देखते हैं कि जस्ते का पात्र है। तो पांचवा नंबर है उसमें देखिए जस्ते का पात्र है। और छठवें नंबर में देखते हैं बीच में, जब हम उसको बीच से फाड़ के देखते हैं तब देखते हैं कार्बन की छड़ होती है। और वहां पर सातवें नंबर पे जो दिखाया जा रहा है कि एक लिक्विड है जो कि वो जो है उसका रासायनिक मिश्रण वो जो है हमें दिखाई देता है, जो कि वो काले कलर में होता है। और उसके बाद हम इस चित्र को, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। और एग्जाम में शुष्क सेल आता है तो उसका डायग्राम के साथ में आपको वर्णन करना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे शुष्क सेल का एक और उदाहरण मैंने लिया है यहाँ पर, देखिए मरकरी बैटरी। और यह जो मरकरी बैटरी है ये भी एक प्राथमिक सेल है जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इसे मरकरी ऑक्साइड बैटरी भी कहते हैं। और ये आकार में बटन जैसी बनाई जाती है, जैसे बटन सेल भी कहते हैं इसलिए इसे। और ये जो है डिजिटल कैमरा या डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर और जो कानों में लगाने वाले यंत्र होते हैं, श्रवण सहायक यंत्र, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आप देखे होंगे छोटा छोटा गोल बैटरी होता है ना, वो बटन सेल कहलाता है। ये प्राथमिक सेल कहलाते हैं क्योंकि इन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज होने के बाद उसे हम फेंक देते हैं। तो मरकरी बैटरियां जो होती है किसी क्षारीय विद्युत अपघट्य के अंदर, किसी भी क्षारीय विलयन के अंदर में हम देखते हैं कि उसके अंदर में जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एक पदार्थ वहाँ पर जो हम इसमें डालते हैं तथा जस्ते के इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर ये काम करती है। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ये देखिए बैटरी जो इसका मरकरी बैटरी का जो 1989 में 1989 में रूस में निर्मित की गई थी, उसका एक यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है बटन सेल या मरकरी बैटरी सेल। तो प्राथमिक सेल के हमने दो उदाहरण देखे, यहाँ पर शुष्क सेल और जो कि ड्राई सेल भी कहलाता है, रेडियो ट्रांजिस्टर का कैलकुलेटर में यूज होता है। ये देखिए इसका डायग्राम या चित्र हम देख सकते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। और मरकरी सेल जो होता है वो बटन के आकार का, जैसे कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, कैमरा और श्रवण सहायक यंत्रों में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्राथमिक सेल हैं जो रिचार्ज नहीं किए जा सकते। अब हम पढ़ते हैं द्वितीयक सेल के बारे में। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? द्वितीयक सेल जो इस प्रकार के सेल होते हैं जिन्हें हम पुनः आवेशित कर सकते हैं या हम रिचार्ज कर सकते हैं। और उसका सबसे कॉमन उदाहरण शायद आपको मालूम होगा कि हम कौन से बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की बैटरी। ये सबसे कॉमन उदाहरण जो कि आज के समय में आप इस बात को जानते हैं। और जो रिचार्ज करने वाले सेल जैसे ट्रकों में जो बैटरी लगती है वो है इन्वर्टर वाली बैटरी है, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें हम पुनः आवेशित कर सकते हैं और यह सीधे विद्युत से आवेशित हो सकते हैं। द्वितीयक सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रख लेते हैं और फिर बाद में उसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर हम उपयोग में ले सकते हैं। तो द्वितीयक सेल अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम द्वितीयक सेल को रिचार्ज भी कर सकते हैं, है ना, और उसे हम और दोबारा फिर हम उसमें रिचार्ज करके उपयोग करते हैं। और इसमें हम थ्योरी इस बात को समझते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा है, मैंने विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में के रूप में रख करके फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है द्वितीयक सेल। और इसका जो उदाहरण भी आप देखेंगे, इन्वर्टर वाली बैटरी और मोबाइल फ़ोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और इसके उदाहरण में हम आएंगे तो देखिए पहला इसमें निकिल कैडमियम बैटरी का एग्जाम्पल मैंने रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। देखिए उसमें फोटोज भी देख रहे होंगे आप कि निकिल कैडमियम बैटरी जो होती है या NiCd बैटरी है ना, इसको निक कैड बैटरी भी कहते हैं, एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसके इलेक्ट्रोड जो है वो निकिल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड तथा धात्विक कैडमियम के होते हैं। तो इन बैटरियों को हम रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ईंधन सेल, और इस ईंधन सेल के बारे में हम जब देखते हैं कि ये ईंधन सेल होते क्या है। एक विद्युत रासायनिक ये युक्ति होती है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है। देखिए यहाँ पर एक ऐसी युक्ति है
या ऐसा डिवाइस है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन या किसी अन्य ऑक्सीकारक से क्रिया करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम हाइड्रोजन की क्रिया, जब हाइड्रोजन आयन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, है ना, तो इससे जो अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या जो ईंधन मिलता है वो एक ईंधन सेल का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ईंधन सेल जो है परंपरागत बैटरियों से इस दृष्टि से भिन्न है कि हम जो बैटरीज इस्तेमाल करते हैं उससे किस प्रकार से इसका अंतर होता है वो देख रहे हैं। ईंधन सेल जो है इनकी रासायनिक अभिक्रिया के चलते हुए बनाए रखने के लिए ईंधन और ऑक्सीजन के अविराम स्रोत आवश्यक होता है। मैंने इसमें जो अभिक्रिया होती हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। मैंने ईंधन और ऑक्सीजन के अविराम स्रोत मैंने बिल्कुल कंटिन्यूसली जब अभिक्रिया होते रहती है तब ईंधन सेल जो है तब तक ही विद्युत उत्पादन कर सकता है, और जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहे। और जब उसका आपूर्ति खत्म हो जाएगा तो ईंधन सेल क्या हो जाती है, ये अपना काम करना बंद कर देती है। तो इस बात को हम देखेंगे कि ये इसमें ईंधन सेल जो होते हैं ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा से देख सकते हैं। ये ईंधन सेल बनाने के लिए देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। इसमें हाइड्रोजन फ्लो फील्ड है, ये देखिए इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, जो एनोड की ओर है, और ऑक्सीजन जो है एयर इधर से भेजा जा रहा है, ऑक्सीजन ये कैथोड की ओर है। और इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होकर के प्लस वाटर वेपर और जल वाष्प भी बन रहा है। और इसमें जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को हम यहाँ देखते हैं, कैथोड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है और इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर निकल रहे हैं। और जिसको कि यहाँ पर देखिए एनोड पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है, और उसके बाद प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन उसका निकलेगा, और उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन उसे ग्रहण करके फिर इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो क्या होगा, उसके साथ में इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा और उसके बाद वाटर बनाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ओवरऑल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया से वाटर बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जल के द्वारा से यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये एक ईंधन सेल का सबसे अच्छा उदाहरण है जो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ईंधन सेल के बारे में कुछ बातें जो हैं वो आपको मैं थ्योरी से बताऊंगा, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए कि ईंधन सेल की ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। अतः उनकी दक्षता विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की परंपरागत विधियों जैसे कार्बन को जलाते हैं हम तो उससे अधिक होती है, और परंपरागत ईंधन से इसकी दक्षता अधिक होती है। हम ईंधन सेल की दक्षता 100% होने की अपेक्षा करते हैं, किंतु 60 से 70% दक्षता ही प्राप्त होती है। और विद्युत उत्पन्न करने की परंपरागत विधियों की दक्षता लगभग 4% होती है। और हम दूसरा एक और इसमें इसकी उपयोगिता देखते हैं या इससे इसका लाभ जो है कि ईंधन सेल को लगातार ईंधन देते रहने से ऊर्जा का उत्पादन होते रहता है, अतः यह अंतरिक्ष यानों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो जो अपोलो अंतरिक्ष यान है उसको उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन सेल का उपयोग किया गया है। और ये मैंने आपके जीके के लिए भी अच्छा है कि आपको पता रहना है कि अपोलो अंतरिक्ष यान में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का उपयोग विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए किया गया, क्योंकि 11 दिनों के लिए पर्याप्त ईंधन का भार लगभग 200 किलोग्राम था, जो कि विद्युत धारा प्राप्त करने की अन्य युक्तियों से अत्यंत कम था। साथ ही इससे प्राप्त जल को अंतरिक्ष यात्रियों ने पीने के पानी के रूप में भी प्रयुक्त किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है, और इससे प्रदूषण भी मतलब नहीं होगा, है ना। ऐसे कोई सह उपजात नहीं बनते जो प्रदूषण को उत्पन्न करे, ऐसा कोई भी यहाँ पर केमिकल अलग से नहीं बन रहा है, रासायनिक पदार्थ या, है ना, जो केमिकल्स को उत्पन्न करे। तो ये हमने अभी विद्युत सेल के बारे में अध्ययन किया है इस चैप्टर में अभी, है ना। और इस बात को आप